जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम लोग बायोलॉजी का एक चैप्टर सेल चैप्टर देखेंगे, कोशिका। और कोशिका से संबंध चैप्टर देखने के बाद कोशिका का लास्ट में हम लोग क्वेश्चन भी लगाएंगे, है ना। आज बारी बारी से हम लोग बारीकी बारीकी से समझते हैं सेल क्या है, सेल के अंदर कैसा सवाल उठते हैं, क्या सेल के अंदर पढ़ना होता है, सब कुछ हम लोग बारी बारी से देखेंगे। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं जीव विज्ञान। आपको साफ दिख रहा होगा, तो पहले जीव विज्ञान से कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। लिखा गया है कि जीव विज्ञान, लिखें यहाँ पर कि जीव विज्ञान यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित पदार्थ के उद्भव, विकास, आहार एवं जनन इत्यादि जैविक क्रियाओं का प्रयोगात्मक अध्ययन करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जीव विज्ञान वह शाखा है जिसके अंदर जीव का विकास, आहार, जनन क्रियाओं को, हम लोग जैविक क्रियाओं को अध्ययन करते हैं, है ना। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1802 में लेमार्क और ट्रेविनस नामक दो वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया। बायोलॉजी बायोलॉजी शब्द का उद्भव ग्रीक भाषा के दो शब्द, एक बायो, बायो मतलब लाइफ होता है जीवन, एक लोजस जिसका मतलब अध्ययन से हुआ है, बायोलॉजी का शुरुआत हुआ है ना। जीव विज्ञान को अगली बोल रहा है कि को जीव विज्ञान को जीवन का विज्ञान भी कहते हैं। जीव विज्ञान को जीवन का विज्ञान भी कहते हैं। जीव विज्ञान को दो प्रमुख शाखाएं, एक वनस्पति विज्ञान, एक क्या चीज, जंतु विज्ञान, है ना। बायोलॉजी को हम लोग दो भागों में बांट रहे हैं, एक वनस्पति विज्ञान, एक क्या चीज, तो मतलब कहने का मतलब एक बोटनी, दूसरा जूलॉजी। कोई दिक्कत? बोटनी और जूलॉजी में दो भागों में हम लोग बांट दिए। आगे चलिए देखते हैं क्या कहता है। बोल रहा है कि हिपोक्रेटस हिपोक्रेटस 460 से 370 ईसा पूर्व से सर्वप्रथम मानव रोगों पर लेख प्रकाश में आया। उन्हें चिकित्सा शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। किसको? हिपोक्रेटस को क्या कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक भी कहा जाता है ना। देखिए इस पॉइंट को बारी बारी समझेंगे तभी हम लोग से ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है, अन्यथा सवाल नहीं बनेंगे, है ना। आप अपने कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं। वनस्पति, अगला पॉइंट बोल रहा है वनस्पति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बायस्केन शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है रचना। क्या होता है? रचना। थियोफ्रेटस, इसलिए लिखा गया, थियोफ्रेटस ने अपने पुस्तक हिस्टोरिया हिस्टोरिया प्लेटरम में 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया गया है ना। उन्हें वनस्पति का विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? थियोफ्रेटस को क्या कहता है? वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है ना। वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे क्या पॉइंट लिखा गया है देख लीजिए। लिखा गया है एरिस्टोटल, एरिस्टोटल मतलब अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्हें अपनी पुस्तक हिस्टोरिका एनिमल्स नामक पुस्तक में 500 जंतुओं की संरचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का वर्णन किया है। इसके वजह से हेरोडोटल मतलब कहने का अरस्तु को जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है? तो आपको जंतु कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। थियोप्रेटस को समझ गए, वनस्पति विज्ञान का, जबकि अरस्तु क्या चीज? जीव विज्ञान का। आइए हम लोग प्रमुख शाखाओं के जनक के बारे में देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जनक। जैसे लिखा गया है, इस चीज को आप कॉपी पर नोट करेंगे। लिखा है आनुवंशिकी, आनुवंशिकी का जनक किसे बुलाया जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। वर्गीकी का लिनियस को बुलाया जाता है ना। जीवाणु विज्ञान का इवानोस्की को बोला जाता है। इम्यूनोलॉजी का एडवर्ड जेनर के बोला जाता है। उसका विज्ञान रॉबर्ट हुक। ऐसे कर करके हम लोग का बहुत सा का नाम दिया गया है ना। जैसे आपको रुधिर रुधिर वर्ग के बोलेंगे कार्ल स्टीनर। आधुनिक आनुवंशिक के बेटसन। रुधिर परिसंचरण को बोलते हैं हम लोग विलियम
विलियम हार्वे, है ना, जीव विज्ञान का लुई पाश्चर। ऐसे हम लोग बारी बारी से देखेंगे, है ना। आप इसको कॉपी पर नोट कीजिए। कुछ पॉइंट और भी है, जैसे आपको अंतःस्रावी ग्रंथि का थॉमस एडिसन, जंतु विज्ञान का अरस्तु, सूक्ष्म जीव विज्ञान के बोलते हैं लीवन हॉक के द्वारा बोला जाता है खोज के बारे में। आइए हम लोग कोशिका सेल, हम लोग बैकग्राउंड देख लिए सेल के बारे में, बायोलॉजी का हम लोग बैकग्राउंड देख लिए, तो हम लोग को पढ़ना है वास्तव में सेल। सेल टॉपिक में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सेल के बारे में देख लीजिए क्या लिखा गया है। कोशिका के अध्ययन, कोशिका के अध्ययन विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है, कोशिका के सेल का अध्ययन को, है ना। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में सवन और स्लाइडन ने किया था। सवन और किसके द्वारा? तो स्लाइडन के द्वारा किया गया था, है ना। कोई दिक्कत? अगला पॉइंट बोल रहा है कि कोशिका मात्र एक संग्राहक क्षेत्र है जो कोशिका झिल्ली द्वारा प्रोटोप्लाज्म को चारों ओर घिरा होते हैं। अगली पॉइंट बोलता है अधिकांश कोशिकाओं का व्यास, कोशिका के व्यास देखिए कितना लिखा है 0.1 माइक्रोन या तथा 1 mm के बीच में होता है, दोनों के बीच में होता है। कोई दिक्कत? अगला पॉइंट क्या कर रहा है, कोशिका अंगक तथा कोशिका द्रवक घटक अधिक छोटे होने के कारण मिली माइक्रो या नैनो माइक्रो या एंगस्ट्रॉम में पाए जाते हैं। इस समझ के पॉइंट को, जो मुख्य मुख्य पॉइंट उसी को चर्चा हम लोग करेंगे। जैसे अगला पॉइंट क्या लिखा गया है कि सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र क्या है? तो न्यूरॉन है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे है बहादुर लोग, है ना। समस्त पौधों एवं प्राणियों की कोशिकाओं में ही नहीं बल्कि एक ही पौधा या प्राणी के विभिन्न भागों में पाए जाने वाली कोशिकाओं के आकार आकृति अलग अलग होते हैं, अंतर होते हैं, है ना। कोशिका के आकार के बारे में देख रहे हैं, कोशिका गोलाकार, वृत्ताकार, अंडाकार, घनाकार, बेलनाकार, ये सब आपको आकार देखने के लिए मिल रहा है कोशिका का, है ना। आगे पॉइंट क्या कहता है कि कोशिका बोल रहा है कि कोशिका की संख्या जीवों के आकार पर निर्भर करता है। अगर वह छोटा है तो कम होगा और बड़ा है तो ज्यादा मात्रा में होगा। जैसे में हाथी है तो बड़ा होगा, हवेल है तो बड़ा होगा, है ना। आगे क्या बोल रहा है कि मनुष्य में अनुमानतः कोशिकाओं की संख्या 104 यानी 1000 खरब के करीब होता है, 1000 खरब के करीब होता है। आइए हम लोग देखते हैं कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना ऐसी पॉइंट बना बना के लिखना है ना। लिखा गया है कि कोशिका शरीर संरचनात्मक की सूक्ष्मतम इकाई है, यानी कोशिका जो है ना शरीर के क्या है, संरचना की सूक्ष्मतम इकाई है। बोल रहा है कि प्राणी और वनस्पति की संरचना कोशिकाओं से ही बनी होती है। चाहे कोशिका अलग अलग कोशिका का नाम दिया गया हो, तो प्राणी वनस्पति सब के सब कोशिका से ही बने होते हैं। कोशिका के मध्य भाग को नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है ना। आगे पॉइंट देखते हैं। वनस्पति वनस्पति की कोशिका सेलुलोज की बनी होती है। वनस्पति के जो कोशिका होते हैं, वनस्पति का ही नहीं है, प्राणी नहीं, वनस्पति सिर्फ वनस्पति की कोशिका किसके बने होते हैं? सेलुलोज। आगे देखते हैं कोशिकाओं, प्राणियों की कोशिकाएं भिन्न भिन्न आकार की होती है, समझ में। ई पॉइंट भी है, कोशिका द्रव में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट जैसे कार्बनिक पदार्थ तथा अकार्बनिक लवण रहते हैं। कोशिकाओं का गुण प्रोटीन पर निर्भर करता है। कोशिकाओं में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होते हैं बहादुर लोग? तो कार्बोहाइड्रेट देखने के लिए मिल रहा है। अब देखते हैं हम लोग जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव क्या करता है? सभी जीवधारियों का शरीर जीव द्रव से बनी इकाइयों का समूह है। रासायनिक दृष्टि से जीव द्रव कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का जटिल मिश्रण है। कोई दिक्कत? आपको इसी प्रकार पॉइंट बना बना कर दिया गया है। जीव द्रव में जल सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। यह जलीय पौधों में 95% तक होता है ना। कार्बोहाइड्रेट जीव द्रव का आवश्यक भाग है। ये सभी जीवों द्वारा ईंधन के रूप में लाए जाते हैं, है ना।
आइए अगली स्लाइड देख लेते हैं। स्लाइड देखिए अगला क्या कहता है कि प्रोटीन प्रोटीन जीव द्रव के अत्यधिक जटिल एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है जो जो जीव द्रव के भार जीव द्रव के भार का लगभग कितना परसेंट होता है? तो आपको 10 से 20% होता है। जीव द्रव जीव द्रव रंगहीन, पारभासी, चमकदार, जेली की तरह अर्ध तरल होते हैं, जेली की तरह होते हैं, सेमी लिक्विड होता है ना। जीव द्रव 0 से 60 डिग्री सेल्सियस तक जीवित रह सकता है तापमान पर अधिक तापक्रम पर यह विघटित हो जाता है तथा जैविक लक्षणहीन हो जाते हैं और यानी मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं। आइए हम लोग कोशिका भित्ति के बारे में देखते हैं। सेल वॉल के बारे में देखते हैं। सेल वॉल क्या कहता है? सेल वॉल देख लीजिए, समस्त पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति कोशिका के चारों ओर निर्जीव पदार्थों की एक परत के रूप में होती है। मतलब कहने का मतलब कि आपकी कोशिका है ना, कोशिका का बाहरी एक आवरण होता है ना, कोशिका का बाहरी आवरण, यही कोशिका भित्ति होता है। ऊपर वाला कोशिका भित्ति है, क्या चीज है? भित्ति है। और अंदर वाला जो होता है कोशिका झिल्ली होते हैं। इसी के अंदर आपको केंद्रक मिलेगा, आपको माइटोकॉन्ड्रिया यहीं पे मिलेगा, है ना। ये बाहरी वाला जो आवरण दिख रहा है, बाहरी वाला, ये आपको कोशिका भित्ति है। वो अंदर वाला जो होते हैं ये कोशिका झिल्ली होते हैं। कोई दिक्कत? हम लोग बाहरी आवरण के बारे में पढ़ रहे हैं। देख लिए क्या लिखा गया है? कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है ना। प्राणी प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होते। प्राणी में जो होता है ना, जो प्राणी है, प्राणी मनुष्य में कोशिका भित्ति नहीं होते हैं। एक कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ किस में होते हैं? तो पेड़ पौधे में। किंतु एवुलिना एवं पैरामीशियन जैसे जंतुओं में कोशिका के चारों ओर प्रोटीन के एक परत पाए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? तो पेलिकल बोलते हैं। देखिए यही सब आपको जो पॉइंट दिया गया है ना, यही सब आपका पॉइंट जो आपको हम टेस्ट में आपको सवाल मिल सकता है। जैसे जो पॉइंट दिख रहा है इसे आपको टेस्ट में सवाल मिल सकता है है ना। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। बोल रहा है कि सभी कोशिका भित्तियां छोटे छोटे छिद्र द्वारा छिद्रित होते हैं। इसे अलग नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? देख लीजिए किस नाम से जाना जाता है। चलिए इसका हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। आपको इस नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं अगले सवाल देखते हैं। अगले पॉइंट आप देखो, ये पॉइंट जो लिखा गया है, कोशिका भित्ति के संगठन में सेलुलोज के अतिरिक्त सेलुलोज के अलावा आप क्या क्या पाते हैं? तो सुवेरिन सुवेरिन आपको पूरा का पूरा देखिए, सुवेरिन, क्यूटिन, टेनिन, मोम इत्यादि का योगदान रहता है जो कोशिका भित्ति के विभिन्न गुणों का उत्तरदायी होते हैं। आइए हम सेल डिवीजन देखते हैं। सेल डिवीजन बहुत फेमस पॉइंट है। क्या कहता है? समस्त जीवों में कोशिका विभाजन की क्रिया समानता होती है तथा इस क्रियाओं में होने वाले मुख्य घटक केवल केंद्रक में ही सीमित होती है। कोई दिक्कत? अगले पॉइंट क्या बोलता है? कोशिका विभाजन का पश्चात मृत कोशिका क्या बोल रहा है कि मृत कोशिका से संतति कोशिकाओं का निर्माण होती है। जैसे कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन, अब देखिए आपका एक कोशिका है, इसमें वो केंद्रक होते हैं और फिर आपको एक रूप ऐसा ले लेगा और केंद्रक थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर एक ऐसा रूप लेगा, ऐसा रूप कि एक केंद्रक यहाँ हो जाएगा, एक केंद्रक यहाँ हो जाएगा, फिर एक ऐसा रूप लेगा कि आपको एक सेल यहाँ हो जाएगा, एक सेल यहाँ हो जाएगा। कोशिका विभाजन हुआ पहले कोशिका में एक केंद्रक थे, फिर केंद्रक बड़ा हो गया, फिर केंद्रक धीरे धीरे टूट गया और फिर धीरे धीरे बीच में बट गया, आपको अलग हो गया, यानी सेल डिवीजन हुआ, कोशिका विभाजन हुआ ना। यही तक कोशिका विभाजन है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। यही तक कोशिका विभाजन। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है देख लीजिए। अगला पॉइंट, चलिए इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। बोल रहा है कोशिका विभाजन से जीवों में प्रजनन और वृद्धि होती है। सही बात है, जीवों में प्रजनन और वृद्धि होगा। एक सेल से दूसरे सेल बन रहा है, दूसरे से तीन सेल बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। आगे देखिए
कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं। एक आपको देखने की मिल रहा है समसूत्री कोशिका विभाजन, बिल्कुल। एक आपको मिल रहा है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। क्या मिल रहा है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। और एक आपको देखने की मिल रहा है क्या कि सूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। यानी 3 प्रकार के कोशिका विभाजन होते हैं, है ना। आइए अब हम लोग कोशिका के अंग देखते हैं। बोलता है कि कोशिकाओं के 3 मुख्य अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं कोशिकाओं के 3 मुख्य अंग? एक आपको कोशिका झिल्ली, एक आपको क्या चाहिए केंद्रक, एक आपको क्या है केंद्रक, क्या है केंद्रक, है ना। और एक आपको क्या चाहिए कोशिका द्रव, एक आपको कोशिका द्रव। मैंने कोशिकाओं के 3 अंग होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका एक केंद्रक और कोशिका द्रव। जैसे आपको कोशिका के अंदर 3 अंग होते हैं। ये आपको कोशिका है ना, कोशिका हो गया। कोशिका के अंदर एक केंद्रक यहाँ पर पाया जाता है ना। और इसमें जो लिक्विड जो पाया जाता है ये कोशिका द्रव होता है। क्या है यहाँ पर? द्रव है, द्रव है। और ये बाहरी बाहरी कोशिका झिल्ली है। अगर पौधा रहता तो पौधा से गौ परत होता, वो कोशिका भित्ति हो जाता है ना। लेकिन यही है, मनुष्य के बारे में बात करें तो एक कोशिका झिल्ली है। झिल्ली के अंदर केंद्रक पाया जाता है और क्या है कोशिका द्रव। आपके अंदर आओ माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह बहुत कुछ इसमें पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप अभी इतने बात कर रहा है ना। चलिए देख लेते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली। ये बारी बारी से हम तीनों के बारे में देख लेते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे क्या चीज कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। क्या है सेल मेम्ब्रेन? ये बोलता है कि ये वसा और प्रोटीन के बनी होती है। ये वसा और प्रोटीन के बने होते हैं कोशिका झिल्ली, जो सभी कोशिकाओं का जो सभी कोशिकाओं का बाह्य आवरण होता है। कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है, चलिए कोशिका का अंदर लिक्विड है, कोशिका द्रव है, ठीक है। द्रव है, पानी है, तो पानी से तो बह जाएगा। उसको रोकने के लिए वे कुछ उपाय रखते हैं ना, तो वही है कोशिका द्रव। वही क्या है? कोशिका कोशिका झिल्ली है। क्या है? वही है कोशिका झिल्ली। यह बोलता है कि यह एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। इसका मुख्य कारण कोशिका और उसके बाह्य के आवरणों के बीच आणविक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कोशिका झिल्ली यह भी काम करता है कि कौन सा चीज, कौन सा अणु अंदर जाएगा। जैसे कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या चीज अंदर एंट्री करेगा, क्या नहीं एंट्री करेगा, इसका फैसला कौन लेता है? तो कोशिका झिल्ली लेता है ना। समझ में आ रहा है मेरी बात? चलिए आगे देखते हैं। बोला कि कोशिका भित्ति निर्जीव पौधों की निर्जीव निर्जीव पदार्थों की बनी होती है, जो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है ना। कोशिका भित्ति जो है, भित्ति भित्ति सिर्फ किसे पाया जाता है? पादप में पाया जाता है ना। जबकि झिल्ली दोनों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति में भी कोशिका जंतु में भी और पादप दोनों में भी झिल्ली पाया जाता है। जैसे देख लीजिए, समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर समझेंगे। जैसे आपको यहाँ पर यह है पेड़ का, ये मनुष्य का, ये जंतु का, ये पौधा का। तो इसमें आपको 2 परत होते हैं। ऊपरी वाला परत ये है आपको पादप। क्या है? पादप। पादप है, पादप के अंदर होता है कोशिका भित्ति ऊपरे, फिर होता है झिल्ली, ये झिल्ली होता है। लेकिन ये जंतु जो होते हैं, जंतु में सिर्फ क्या होता है? झिल्ली पाए जाते हैं। समझ में? यही इसमें बोलने का मतलब इसमें था। चलिए अगला पॉइंट क्या बोलता है, देख लीजिए। बोल रहा है कि जीवाणु एवं कवकों की कोशिका भित्ति, जीवाणु कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। जबकि शैवालों एवं हरे पौधे की भित्ति, हर एक पौधों के भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यानी जीव में जो कोशिका बने होते हैं ना, कोशिका भित्ति जीव में कार्बोहाइड्रेट से, पेड़ पौधा में का सेलुलोज के बने होते हैं। आज अब हम लोग आता है केंद्रक में। क्या रहता है? केंद्रक। केंद्रक को थोड़ा देख लेते हैं, केंद्रक को, है ना केंद्रक। चलिए केंद्रक देख लेते हैं क्या कहता है। बोल रहा है कि केंद्रक कोशिका के समस्त जैव क्रियाओं का नियमन देव क्रियाओं करता है। मतलब कहने का मतलब केंद्रक जो है ना, केंद्रक को बोला जाता है कोशिका का दिमाग भी बोला जाता है। ये केंद्रक सबको नियंत्रण, कौन चीज अंदर है कौन चीज अंदर नहीं है, उसको मारने के भी काम करता है, सब कुछ देखने के भी काम करता है। आइए अगले स्लाइड से हम लोग बेहतर समझ लेते हैं। यहाँ पर समझ लेते हैं। बोल रहा है कि सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में समानता एक केंद्रक होता है। प्रोटोजोआ प्राणी तथा शैवाल एवं कवकों की कुछ जातियों में एक से अधिक केंद्रक होते हैं। कौन कौन बोल रहा है? जैसे आपको बोल रहा है कि प्रोटोजोआ प्राणी, शैवाल या कवक में जो कवक केंद्रक जो होते हैं एक से आपको अधिक देखने के लिए
मिलता है। केंद्रक गोलाकार, अंडाकार, चपटे आदि विभिन्न आकृति के होते हैं। केंद्रक का आकार आकार कोशिका के प्रकार और केंद्र के कार्य पर निर्भर करता है। इसका साइज जो है ना कि इसके कोशिका के आकार पर करता है। और कोशिका का आकार बड़ा है तो बड़ा रहेगा, छोटा है तो छोटा रहेगा। अगला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, शुष्क भार के आधार पर केंद्रक में प्रोटीन 70% कितना है, 70%, 70% है ना आपको। और फास्फोलिपिड जो है कितना, 3.5%। डीएनए कितना है, डीएनए डीएनए हम लोग देख रहे हैं कि डीएनए कितना है, यहाँ पर देख लीजिए। डीएनए डीएनए आपको देखने के लिए मिल रहा है 10%। और आरएनए जो देखने के लिए मिल रहा है, आरएनए वो आरएनए कितना है, 2.3%। ये सब आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रहे हैं, है ना। ये पूरा पूरा केंद्रक में हम लोग बात की है। केंद्रक में आपको लिपिड फास्फोरेट इतना, प्रोटीन इतना, और डीएनए इतना, आरएनए इतना पाया था। केंद्रक के चारों ओर एक महीन कला होती है, जिसे केंद्रक कला के नाम जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है, तो केंद्रक कला के नाम से जाना जाता है। केंद्रक के कला के नाम से जाना जाता है। केंद्रक के अंदर केंद्रक कला के अंदर केंद्रक में एक पारदर्शी अर्धतरल और कणिकीय मैट्रिक्स होता है, जिसे केंद्रक द्रव या वह केंद्रक रस कहा जाता है। केंद्रक द्रव या केंद्रक रस भी कहा जाता है। अगले पॉइंट देख लीजिए। अगले पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट, आइए इस पर हम लोग आते हैं। किस पे आते हैं, देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है। तो पेलिकल और तथा मैट्रिक्स, पेलिकल तथा मैट्रिक्स है ना। ये क्या है पेलिकल तथा मैट्रिक्स, गुणसूत्र एक आवरण से ढका रहता है। जो मैट्रिक्स जो है ना, गुणसूत्र एक आवरण से ढका होता है, जिसे पेलिकल कहते हैं। जो गुणसूत्र जो होता है एक आवरण से ढका होता है ना, जिसका कहते हैं तो पेलिकल कहा जाता है ना। इसमें एक जेली दृश्य पदार्थ भरा होता है, जो मैट्रिक्स कहलाता है। इसके अंदर जो लिक्विड रूप में होता है ना, उसे क्या कहते हैं, तो मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक कहते हैं, मैट्रिक। कोई दिक्कत, मैट्रिक कहते हैं। आइए हम लोग कोशिका द्रव देखते हैं। कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म देखते हैं। क्या देखते हैं, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव बोल रहा है कि यह एक प्रकार का द्रव होता है, जो कोशिकाओं के अधिकांश भाग में इसकी झिल्लियों के भीतर पाया जाता है। कोशिका के परमाणुमूलक क्रिया इसी द्रव पर निर्भर करता है। केंद्रक जो है ना, कोशिका द्रव ये एक प्रकार का द्रव है, जो कोशिका झिल्ली से घिरा होता है, और ये आपको कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, है ना। आइए रितिका का कहता है, रितिकाएं रितिकाएं के बारे में देख लीजिए। बोल रहा है कि रितिकाएं कोशिका द्रव में द्रव से भरे हुए वे स्थान है, जिनके चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली के इस समान झिल्ली होती है। मैंने कहने का मतलब है कि ये आपको ऐसे कोशिका द्रव में द्रव से भरे हुए वे स्थान होते हैं, इसका जो चारों ओर प्लाज्मा से घिरे हुए होते हैं। आगे देख लीजिए क्या कहता है। बोल रहा है, मुख्य पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। रेखाओं में द्रव का रूप एक प्रकार का तरल पदार्थ भरा होता है, जिसके जिससे उसका द्रव कहते हैं, है ना। आइए लवक के बारे में देखते हैं। लवक क्या है, लवक प्लास्टिड प्लास्टिड क्या है देखते हैं। लवक मुख्यतः पादप कोशिका द्रव में उपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में द्रव में उपस्थित होते हैं, जो समस्त पादप की कोशिकाओं में नीले एवं हरे को छोड़कर मिलते हैं। मैंने कहने का मतलब जो लवक जो है ना, 80% कहाँ पाया जाता है, तो मुख्यतः मैंने दोनों में पाया जाता है, लेकिन आपको पादप में देखने के लिए मिल रहा है। आगे चलते हैं, क्या बोला लवक, बोला कि लवक कुछ पौधों में रंगीन तथा कुछ रंगहीन, कुछ में रंगीन होते हैं, कुछ में कलर होते हैं तो कुछ में कलर नहीं होते हैं, है ना। आगे बोल रहा है कि टमाटर के तरुण अंडाशय में ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं होते हैं। कच्चे फल में हरित लवक तथा फल के पकने पर लाल रंग के वर्णिक लवक, मतलब कि कच्चे फल में क्लोरोप्लास्ट और पक जाता है तो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट किस में बदल जाता है, तो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाते हैं। आगे बोल रहा है कि लवक लवक कार्य 3 प्रकार के करते हैं। कौन कौन देख लीजिए। एक अवर्णी लवक, दूसरी क्या है,
दूसरी हरित लवक, तीसरी क्या है, तीसरी आपको वर्णी लवक। 3 भागों में बट गया ना। आइए देखते हैं, बारी बारी से हम लोग तीनों देख लेते हैं। पहला देखते हैं वर्णी लवक, अवर्णी। ये क्या बोलता है कि ये पौधों में जड़ों एवं भूमिगत तनों में पाए जाते हैं। इसमें खाद्य पदार्थ संग्रहित होते हैं। कौन में देखे हम लोग, अवर्णी लवक में। इसी के बारे में बोला गया है कि ये पौधों की जड़ों में उपस्थित होते हैं तथा स्टार्च का संग्रहण करते हैं। इस चीज को पॉइंट को आप लिखते चलेंगे, है ना। आगे देखते हैं क्या कर रहा है कि हरित लवक के बारे में देखते हैं। हरित लवक क्या कहता है, इसमें हरे रंग का वर्ण रहित क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिसके कारण पौधा के कुछ भाग एवं पत्तियां हरी दिखाई देते हैं। क्लोरोफिल के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। आइए अगली स्लाइड पे आते हैं, है ना। अलग अलग पॉइंट दिया गया है कि उच्च पौधों की पत्तियों में मिसोफिल कोशिकाएं तथा तनों में क्लोरेनकाइमा क्लोरेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, है ना। क्लोरोप्लास्ट एक अर्ध पारगम्य एवं दोहरी दोहरी बाह्य परिसीमित झिल्ली है ना। आइए हम लोग अगले आते हैं, वर्णिक लवक। वर्णिक लवक क्या बोलता है वर्णिक लवक, बोला कि ये पीले, लाल एवं नारंगी रंगों के लवक है। इस वर्णकों के आपसी मिश्रण से क्रोमोप्लास्ट और भी रंग बन जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट के साथ और भी रंग बनते हैं। आइए हम लोग राइबोसोम के बारे में देखते हैं। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम चलिए देख लेते हैं। राइबोसोम के बारे में यहाँ पर डिफिनेशन दिया गया है ना। इससे संबंधित आओ थोड़ा सा मुख्य मुख्य पॉइंट बात कर लेते हैं। जैसे राइबोसोम चारों ओर से राइबोसोम क्या बोल रहा है कि राइबोसोम के चारों ओर केवल और केवल क्या पाया जाता है, आरएनए पाए जाते हैं। आरएनए जो कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। यही कारण है कि राइबोसोम को क्या बोला जाता है बहादुर लोग, प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है है ना। आपको आपको ये भी बता दें कि राइबोसोम के बंधन के लिए मैग्नीशियम अति आवश्यक है। प्रत्येक कोशिका में हजारों राइबोसोम होते हैं जो मूलतः प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, क्योंकि प्रोटीन का ही फैक्ट्री बोला ही जाता है। अब आते हैं लोग लाइसोसोम। राइबोसोम के बाद क्या पढ़ रहे थे, लाइसोसोम बोल रहा है कि यह सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में लाइसोसोम स्थित होते हैं, किंतु प्राणी कोशिकाओं में अधिक संख्या में मिलते हैं, है ना। आगे पॉइंट इसे को लिखा गया है। आइए डायरेक्टली हम लोग आते हैं क्या चीज, आप इसको भी देख लेंगे, है ना, इसको देख लेंगे। आइए डायरेक्टली हम लोग आते हैं कुछ क्षारक। एक तरफ क्षारक लिखा गया है, क्या लिखा गया है, क्षारक। और एक तरफ लिखा गया है कहाँ कहाँ मिलते हैं। जैसे आपको सिंपल हुआ, नीचे पॉइंट आते हैं कि कुकेन, एक कुनेन कुनेन जो है सिलिकॉन की छाल से प्राप्त होते हैं। और निकोटिन निकोटिन जो है तंबाकू में पाए जाते हैं। कोकेन जो है एंथ्रोजाइलेन में पाए जाते हैं, जाइलोन में। आप कैफीन जानते हैं कि कॉफी के फल में पाए जाते हैं। इस सब के बारे में आपको चर्चा किया गया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं इसमें फटाफट। कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। पौधे में लगभग 15%, जंतु में 1% कार्बोहाइड्रेट होते हैं, है ना। अगले पॉइंट देख लीजिए, ग्लूकोज। बोल रहा है कि ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज पौधों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। जिसका जिसका क्या चीज दिया गया है, रासायनिक सूत्र दिया गया है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को। ग्लूकोज सामान्य रूप से मीठे फलों में पाए जाते हैं। कौन सा फल में, मीठे फलों में, है ना। जैसे कि गन्ने, चुकंदर में पाए जाने वाले समान डाइसेकेराइड शर्करा सुक्रोज है, जिसका रासायनिक सूत्र दिया गया है। थोड़ा देख लीजिए, आपको पहचाना नहीं रहा होगा, रासायनिक सूत्र दिया गया है। जो गन्ने में कितना प्रतिशत होता है, 10 से 15% होते हैं। आइए अगली स्लाइड पाते हैं। आपको ई महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। बोल रहा है कि परिचय और परिभाषा। जैसे आपको फटाफट दिखाते हैं, जंतु विज्ञान के अध्ययन जीवित और मृत्यु दोनों में किए जाते हैं, जंतु विज्ञान का, है ना। जीव मंडल में जंतुओं की लगभग कितनी जातियां सम्मिलित है, तो लगभग 12 लाख से अधिक है ना। जीव विज्ञान को एक अलग शाखा के रूप में परिभाषित करने का श्रेय किया जाता है अरस्तु को। किससे आता है, अरस्तु को। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था, लेमार्स और ट्रेवियन किया था, ट्रेविनस ने।
और वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रेटस को। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटिस को। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसने जीवों को खोजने, पहचानने, उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, उसका बोलते हैं वर्गीकी। वर्गीकी कहते हैं। आगे बोल रहा है कि सूज सूजनिकी में किस बात का अध्ययन होते हैं? तो मानव जाति की श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए, है ना। जीव विज्ञान को शाखा जिसमें जीवों के विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? तो आपको यहाँ पर लिखा गया है ऊतकी। ऊतकी, है ना। आगे देखिए, लिखा गया है कि जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, जैसे अम, आकारिक। आकारिक जो है ना, जीवों का स्वरूप एवं बाह्य संरचना, है ना। वो जीवाश्मिकी, जीवों का अध्ययन जीवाश्मिकी कहलाता है। और इसे लिखा गया परिस्थितिकी के बारे में देख लीजिए आप, शारीरिकी के बारे में देख लीजिए, कार्केयी के बारे में देख लीजिए, है ना। आगे देखते हैं क्या लिखा गया है कि आगे पॉइंट लिखा गया है कि हिप्नोलॉजी क्या है? हिप्नोलॉजी क्या है? तो नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी, है ना। आंख झिपने लग जाता है। अस्थियों एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। आगे देख लीजिए बगल में क्या लिखा गया, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। लिखा गया कि जुधारियों के शरीर में होने वाले विभिन्न आंतरिक क्रियाओं को क्या कहते हैं? तो औपचारिक क्रियाएं, है। जुधारियों का सर्वप्रथम विस्तार पूर्वक वर्गीकरण करने का श्रेय किया जाता है तो हिप्पोक्रेटिस को जाता है। आगे देखिए हिप्पोक्रेटिस और किसको? अरस्तु को जाता है। जुधारियों के वर्गीकरण में सबसे अधिक योगदान किस वैज्ञानिक के है? तो लिनियस का है, ठीक है ना, कैरोलस लिनियस को। वर्गीकी का पिता किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो लिनियस को ही कहा जाता है। विकेटर जो है, विकेटर ने सर्वप्रथम जीव जगत को 5 जगत में बांटा था। कितने जगत में? 5 जगत में। औपचारिक क्रियाओं को कितने प्रकार में व्यक्त किया जाता है? तो 2 प्रकार में। कौन कौन? तो रचनात्मक और रचनात्मक के बाद क्या लिखा है? विषात्मक, विषानात्मक। कुछ आपको लाभदायक भी होते हैं, कुछ हानिकारक भी होते हैं, है ना। आगे बोल रहा है कि किस जगत के सदस्यों को रितिका पाया जाता है? किस जगत के सदस्यों में रितिका पाया जाता है? प्लांटी में। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। और कीट संवर्धन, कीटों की वृद्धि के ज्ञान करने के लिए, है ना। आइए सवाल हम आगे देखते हैं। बोल रहा है कि जेरोटोलॉजी संबंधित है वृद्धों के अध्ययन के लिए, है ना। हाइड्रोरोनिक्स जो है से मृद विहीन पदार्थ के लिए है। आगे देख लिए जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं देख लेते हैं, जैसे आपको एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फूलों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, एंटोलॉजी कीटों का अध्ययन। ऐसे बांटते हुए आपको बहुत सा आपको है। डेंटोलॉजी ये सब आपको है। आपको सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, सिल्वरी कल्चर, आपको एपीकल्चर, आपको सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ये सब का सब आपको यहाँ पर दिया गया है। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा क्या कहता है। जीव विज्ञान की इकाई के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि देख लीजिए। लिखा है कि वनस्पति विज्ञान का साधारण तौर पर स्वीकार किया जाने वाला वर्गीकी किस विज्ञान के अंतर्गत आते हैं? तो प्रस्तुत किए जाते हैं, है ना, जीव विज्ञान के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं। आगे देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है वह कौन सा संरचना जिसे जीव विज्ञान की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोला जाता है? तो वह है कोशिका, है ना। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने? रॉबर्ट हुक के द्वारा। कब? 65 में, 1664-65 में, है ना। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो माइक्रोप्लाज्म के। और जीवों के अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन। पादप कोशिकाओं जंतु कोशिकाओं से भिन्न है क्योंकि कोशिका भित्ति के कारण। दोनों एक में जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होते, जबकि पादप में कोशिका भित्ति होते हैं, यही कारण है। आगे लिखा गया है क्या कि किस कोशिका को आत्महत्या के थैली के नाम जाना जाता है? तो लाइसोसोम को। अपने तो मरबे करता, चारों को लेके भी जाता है ना। यूकेरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? यूकेरियोटिक सेलुलोज का बना होता है। और प्रोकैरियोटिक किस प्रकार की? प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार के कोशिका विभाजन पाए जाते हैं? तो तीन तीन प्रकार का भी हम बोले हैं।
असूची कोशिका विभाजन से, असूची कोशिका विभाजन से। अगला पॉइंट क्या बोलता है, क्रोमोसोम की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा, तो वाल्डेयर के द्वारा, ठीक ना। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में कौन सा कोशिकांग भाग लेता है, तो राइबोसोम। राइबोसोम को ये बोलते हैं कि प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है। आइए अगली स्लाइड पर आते हैं। अगली स्लाइड क्या बोलता है देख लीजिए, बोल रहा है कि कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम किस फ्लेमिंग के द्वारा, है ना। समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो कायिक या दही कोशिकाओं में, है ना। आगे बोल रहा है कि वृद्धि अपावस्था किस कोशिकाओं विभाजन में पाए जाते हैं, तो आपको समसूत्री विभाजन कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ से समझने में, ऐसे करके आपको दिया गया है। जैसे अगला लिखा गया है, असूत्री कोशिका विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, जनन कोशिकाओं में, है ना। क्रंकिस ओवर नामक घटना किस कोशिका विभाजन में होता है, जो अर्शसूत्री। यही सब सवाल आपसे पूछता है जो आप बच जाते हैं, आपके सवाल नहीं बनते हैं, है ना। बहुत सा पॉइंट दिया गया है। सिलस्का कोशिका बनती है तिल्ली में, प्लाज्मा झिल्ली बनती है प्रोटीन और लिपिड से बने होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। कॉर्क क्या है बहादुर लोग, एक पदार्थ का वृक्ष छाल है, वृक्ष का छाल है कॉर्क, है ना। कॉर्क का एक वृक्ष का छाल है। आगे देख लीजिए, आगे बोल रहा है कि अमीबा की कोशिका विशिष्ट विशिष्टता होती है, वो अपना आकार बदलती रहती है। अमीबा जो है ना अपना आकार क्या करती रहती है, बदलती रहती है। आगे बोल रहा है कि कोशिका कोशिका में केंद्रक कितने और कब खोया जाता है, किसने और कब, तो रॉबर्ट ब्राउन के था 1831 में, 1831 में। जीव पदार्थ की जैविक पदार्थ की जीव द्रव नाम किसने और कब दिया, तो पुकिंजे लिखा गया होगा। पुराकिंजे कब 1839 में। डीएनए का पूरा नाम जानते हैं कि डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। आगे बोलता है कि माता पिता, बोला कि माता पिता के गुण संतान में किस रूप में जाते हैं, तो क्रोमोसोम में आनुवंशिकी गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतान पैदा होते हैं, है ना। तो जीन क्या है, जीन डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन ही कहते हैं, है ना, जीन कहते हैं। कोशिका द्रव, कोशिका द्रव क्या है तो बता दिए कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है जिसमें अनेक कोशिकाएं घटक होते हैं, है ना, कोशिका द्रव कहलाते हैं। कोशिका द्रव को मिलाकर जीव द्रव भी कहलाते हैं, है ना। कोशिका द्रव और केंद्रक को मिलाकर, ये सब आपका पॉइंट था, मुख्य पॉइंट, है ना, जो आप देख लिए होंगे, अच्छे से समझ लिए होंगे। आप इससे संबंधित इस क्लास को आप देखेंगे, कॉपी पर नोट करेंगे, और आपको अगले दिन इसका टेस्ट होगा। क्या होगा, अगले दिन यही चैप्टर से आपका टेस्ट होगा। कोई दिक्कत समझने में आया तक ना, तो आज हम लोग सेल लेकर चले हैं, कल अगला चैप्टर कुछ और लेकर चलेंगे, ऐसी बारी बारी सब लोग लेकर चलेंगे। और पहले इसको पढ़ने के बाद इसको हम टेस्ट लेंगे, टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद ही अगला चैप्टर हम बढ़ाएंगे, है ना। क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।